नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ ऑन इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद फिर से ये मुद्दा जो है वो अब बढ़ चढ़ के हमारी साइकी को डोमिनेट कर रहा है। इवन वर्ल्ड लेवल पे इस बारे में बातचीत हो रही है। भारत ने एक डेलीगेशन भी बनाया है जो अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली नेताओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि टेररिज्म एक रियल प्रॉब्लम है। एंड आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनीवन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू डिनाई दैट टेररिज्म इज एक्चुअली अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए, इस पूरी समस्या का एक एस्पेक्ट यह है कि बहुत सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, लाइक यूरोपियन कंट्रीज, दे काइंड ऑफ डिड नॉट इवन कंसिडर इट देयर ओन प्रॉब्लम, क्योंकि उनके वहाँ हो नहीं रहा था। जूझ सिर्फ इंडिया ही रहा था उस टाइम, तो मेजरली इंडिया को का प्रॉब्लम था और इसलिए उस टाइम द वर्ल्ड केप्ट इग्नोरिंग दिस एज अ प्रॉब्लम। बट ऑफ कोर्स लाइक 9/11 के बाद ये सब कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदला और अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिकॉग्नाइज टेररिज्म एक्सेप्ट पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, एक्चुअली इसमें आप चाइना भी इंक्लूड कर सकते हैं ऑनेस्टली। पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर शायद सारी कंट्रीज अब ये एक्सेप्ट करती हैं कि टेररिज्म एक एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है और पूरे दुनिया को इसके साथ डील करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब ये मुद्दा when you are in the heat of the moment, like as a citizen of this country or as an Indian citizen, जब ये मुद्दा हो रहा था, जब ये 1-2 हफ्ते ये जब सब चल रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर था या हमारे निर्दोष लोगों पे जो अटैक हुआ, जिनको मारा गया, तो उस टाइम आई फील लाइक इमोशंस आर ऑन राइज। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा सा गैप लेके इस सीरीज को बनाते हैं। एंड द रैशनल बिहाइंड दैट इज अगेन गोइंग बैक इन हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री में जाके समझेंगे कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई, हाउ डिड इन द होल पार्टीशन हैपन। वहाँ पार्टीशन के जो सीड्स थे वो कब डाले गए हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में और वो कैसे दैट रिजल्टेड इनटू ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 100 years it resulted into ultimately India getting divided into 3 different countries। उसके बाद हम समझेंगे थोड़ा सा कि जो कश्मीर मुद्दा है वो उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो कैसे, हम थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जानेंगे इस सीरीज़ में। वो भी आप अच्छे से समझेंगे इस सीरीज़ में कि व्हाट वाज द आर्टिकल, हाउ द 2009 370 आर्टिकल वाला जो अब्रोगेशन था वो कैसे काम किया, वो सब हम इस सीरीज़ में जानेंगे। फिर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड पे समझेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। व्हेन एन इंडिपेंडेंट न्यू नेशन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो एक्चुअली उनकी साइड पे क्या चल रहा था, और ये हम समझेंगे 1947 से 1971 तक, क्योंकि उसके बाद देयर वाज अ शिफ्ट इन द वे पाकिस्तान अप्रोच्ड द होल थिंग। तो 1947 से 1971 तक का पाकिस्तान, वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, और इसमें हम थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या थी उसका भी एक बैकग्राउंड लेके समझेंगे। क्योंकि देखिए, इस पूरे मुद्दे में जो जोश होता है कि अरे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लड़ाई करके ख़त्म कर दो पाकिस्तान, ये सब ये ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन बेवकूफ़ों वाली बातें हैं और बेवकूफ़ों वाली बातें करने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। मतलब खासकर अगर इफ़ यू आर अ थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, देन ये वाली बातों से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा होता है। ये बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, बट इन इमोशनल आउटबर्स्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है व्हेन यू थिंक अबाउट द ग्लोबल डिप्लोमेसी, व्हेन यू थिंक अबाउट द ये सब नाजुक चीज़ें होती हैं, इनका समाधान एकदम ऐसे इमोशंस में आकर नहीं हो सकता और किया जा सकता है। तो वर्ल्ड लेवल पे डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही थी और कर रही है एट दिस मोमेंट, हम उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे इस डिस्कशन में, इस सीरीज़ में। एंड माई एम फॉर माई ऑडियंस इज टू कि आप ये सब जानकारी लेकर अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। माई ओपिनियन शुड नॉट बी योर ओपिनियन, या यू शुड नॉट बी जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, बट मे बी इवन एड समथिंग फ्रॉम योर एंड एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन। दैट्स द एम ऑफ दिस सीरीज।
व्हाट्सएप पे 1000 फॉरवर्ड्स आते हैं, और खासकर हमारे देश का मीडिया आजकल ज़्यादा डिवाइसिव हो गया है रादर देन प्रोवाइडिंग गुड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स. सो इट्स नॉट इन्फॉर्मिंग यू एनी मोर, इट्स एक्चुअली इन अ लार्ज वे डिवाइडिंग यू और ट्राइंग टू जस्ट टेल यू दैट दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग. बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा राइट रॉन्ग के बियॉन्ड जाकर जब हम सोचना शुरू करते हैं तो एक्चुअली हम सोच रहे होते हैं. ठीक है, राइट रॉन्ग करना बहुत आसान होता है. आई थिंक द इजीएस्ट थिंग टू डू इन दीज केसेस इज टू डू राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, तो हमको उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है. ठीक है, अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना है. दैट्स माय एम. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो पार्टीशन का जो मुद्दा है, पार्टीशन हुआ बट उसके सीड्स वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम. ठीक है, तो एकदम ही पीछे जाते हैं मेडिवल पीरियड में. यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट 800 AD, वहाँ से ऑनवर्ड्स इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर वर वेव्स ऑफ इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया. जो हमारा करंट जोग्राफिकल एरिया है उसमें इन्वेजन्स हुए. और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का एक लेवल पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था. राइट, लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट crusades, if you think about the fall of Roman Empire and the start of Holy Roman Empire, which was, again, as Voltaire said once, was neither holy nor Roman nor an empire. But the idea was that a certain part of the geography, which was, you can say, today's Europe, was dominated by Christianity. And then when you started going east from, let's say, Istanbul, then it was dominated by Islam. तो Islamic invasions हुए. तो इस जो area है, if you think about North Africa, parts of India, basically mostly northern part of India, Southeast Asia, they were then dominated by Islamic Empire. Eastern Mediterranean, of course, were dominated by Islamic Empire. And therefore आप देखेंगे कि when British started colonizing us, it was after Islamic rule. तो मुगल का डाउनफॉल हुआ and then British came in. इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हम देखेंगे 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को. और उसमें आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफर was declared the emperor of India by the revolutionaries. ठीक है, ये बहुत सिंबॉलिक था. बट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश डेवलप्ड अ सस्पिशन टुवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. और ध्यान रखिएगा, ये सस्पिशन पहले से भी था. क्यों? क्योंकि एक तरफ जब इस्लाम डोमिनेट करने लग गया था आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इन 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, तो मैंने क्या कहा कि उस साइड से पूरा इस्लामिक डोमिनेंस स्टार्ट हो गया था और ट्रेड बंद हो गया था. इसीलिए फिर यूरोपियन कंपनीज जो थी उनको दे हैड टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया. दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये सस्पिशन पहले से ही था and that suspicion became stronger after 1857 when they saw Bahadur Shah Zafar being declared the Emperor of India. तो उन्हें लगने लग गया कि इट वॉज द मुस्लिम्स कम्युनिटी हु बेसिकली लेड टू द रिवॉल्ट. ठीक है, एक बात हमको और अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि इवन व्हेन देयर वाज मुगल रूल और यू नो इन इंडिया, द ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली द रेवेन्यू कलेक्शन और जो फाइनेंस वाला हिस्सा था, वॉज लार्जली डोमिनेटेड बाय हिंदूज. तो हिंदू community had a middle class which was richer than Muslim community. Muslim middle class was virtually non-existent even at that time. ठीक है, मैं इसका कनेक्शन आगे आपको चल के बताऊंगा. अब हुआ क्या 1832 में, आप सोचेंगे. सो 1857 में ये सस्पिशन डेवलप हुआ अंग्रेजों में. ठीक है, 1832 में एक और घटना हुई थी. 1832 में मैकॉले ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई थी और इस एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा था कि वी वांट पीपल हु हैव ब्रिटिश हैबिट्स बट आर ब्राउन इन कलर. सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके हैबिट्स और जिनकी लैंग्वेज को सुन के लगे कि अरे तो ब्रिटिश हैं बट उनका कलर ब्राउन होना चाहिए. और इसलिए क्या हुआ, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एलिट्स started getting educated, English education.
ठीक है, अब वो इंग्लिश एजुकेशन हुआ। अच्छा, मैकॉले ने एक ऐसा फलाना थ्योरी दे दी थी, थ्योरी ये थी कि वह डाउनवर्ड पर्कुलेशन होगा, कि ये सब एलिट्स पहले खुद इंग्लिश एजुकेटेड हो जाएंगे और फिर ये लोगों को जाकर ये इंग्लिश एजुकेशन फैलाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कोई एलिट बन गया उन्होंने अपने आप को काट लिया जनता से, ठीक है, वो अपने खुद का ही एक एलिटिज्म वहां पे चलाने लग गए। तो मैकॉले का भी ऐसा कोई वेलफेयर वाला तो आइडिया था नहीं। ये लोग तो कॉलोनियल पावर्स थे, इनको कोई, हमको यहाँ पर कोई अच्छा करने के लिए थोड़ी आए थे। ये लोग तो हमसे अपना धन लूटने के लिए आए थे, अपने पैसे लूटने के लिए आए थे। तो उन्होंने अपना कोई एक थ्योरी बता दी थी, वो थ्योरी हुई नहीं। बट हुआ क्या, इंग्लिश एजुकेशन पाकर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम एलिट्स दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर लाइक देयर कॉलोनियल पावर्स। तो उनकी जो पावर्स थी वो उनको ही प्लीज करने के चक्कर में लग गए, ठीक है, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अच्छा, इसमें एक मुस्लिम एलिट जो एजुकेटेड एलिट थे वो थे सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान को शुरू से ही ये बिलीव हो गया था, खासकर 1857 की ये जो सस्पिशन डेवलप हो गया था उसके बाद, कि मुस्लिम वेलफेयर कैन नॉट हैपन विदाउट गुड फेथ फ्रॉम ब्रिटिश, कि हमको ब्रिटिश को प्लीज करना होगा, हमको उनको इम्प्रेस करना होगा और उनको इंश्योर बताना होगा कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट यू एंड देन ओनली वी विल गेट फेवर्स फ्रॉम देम। तो ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये यू कैन से वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूं, कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब है ये बिलीफ कि भाई सिर्फ मुस्लिम इंसान ही मुस्लिम लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सकता है इस कंट्री में, ठीक है। ये होता है कम्युनल पॉलिटिक्स, कि हिंदू सिर्फ हिंदू लोगों के बारे में ही सोच सकते हैं और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लोगों के बारे में ही सोच सकते हैं। ये सोचना कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाता है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल साफ शब्दों में बता दूं, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आज भी मौजूद हैं, और ये वो एलिमेंट्स है जो अनएजुकेटेड एलिमेंट्स होते हैं इंडिया में। तो अनएजुकेटेड एलिमेंट्स उस टाइम भी थे। देखिए, एजुकेशन का मतलब डिग्रीज नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्या आपने बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर ली, वो तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। एजुकेटेड का मतलब होता है टू बी एबल टू थिंक फॉर योर सेल्फ, योर कम्युनिटी एंड योर फैमिली, टू बी एबल टू थिंक ऑफ फॉर योर सेल्फ इन अ क्रिटिकल वे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। और ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स वाली ओरिएंटेड जो थिंकिंग होती है, इट्स नॉट क्रिटिकल, ठीक है। ये आसान थिंकिंग है, बहुत आसान होता है ये सोचना कि अरे जो ये इस धर्म का इंसान है तो वो धर्म को ही बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड अ लॉट ऑफ people who admire, let's say, a country like America forget that America is far away from communal politics. जो rules हैं, जो constitution है, जो welfare है, वो सबके लिए without किसी भी धर्म का इंसान सबके लिए कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है। बट एनीवेज, सर सैयद अहमद खान was the originator of communal politics in India. By the way, he was also a founding member of Mohammedan Anglo-Oriental College, जो लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। और इन्होंने ही एक अलीगढ़ मूवमेंट चलाया टू हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन Muslims and to help reduce that suspicion in the minds of British towards Muslim community. इन्होंने एक कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इन्होंने रिवोल्ट और म्यूटनी कहा था उसको, नॉट, ही डिड नॉट कॉल इट एज फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम, एंड इन विच ही अर्ज्ड मुस्लिम्स टू रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश, ठीक है। तो ये बात समझनी है कि ये बीज वहां पे बोया गया था। एंड इसलिए अब देखिए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट दिस आइडिया वाज अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। अनडेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि कम्युनल है। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि अरे भाई, अगर हमको अपने समुदाय का वेलफेयर करवाना है तो हमको अपने ही टाइप के, अपने ही समुदाय से कोई इंसान चुनना होगा। it lacked that trust in everyone else to be able to do welfare. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, और ये बाद में चल के हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने और इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, बट वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास ऐसे नेता थे जो इसके अगेंस्ट खड़े हो पाए। तो सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली क्या कहा कि भारतीय मुसलमान एक कौम है। देखिए, कौम और एक और वर्ड होता है आवाम। आवाम का मतलब होता है कि सारे मुसलमान जो वर्ल्ड में है वो सब एक है, एक नेशन है, ठीक है। तो
फिर क्या होता है कि दैट्स वाई लाइक इफ यू थिंक अबाउट इस्लाम, इट डज नॉट थिंक अबाउट नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड हम सब एक हैं, राइट। बट सर सैयद अहमद खान ने कहा क्या, हम एक कौम है, इसकी इंडियन मुसलमान एक स्पेसिफिक टाइप का कौम है जिसका रिप्रेजेंटेशन भी इंडियन मुसलमान के हाथ में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें फिर क्या हुआ कि बाद में जब ब्रिटिश तो बार बार दुनिया को यही बता रहे थे ना कि हम भारतीयों को सेल्फ गवर्नेंस सिखाना चाहते हैं, हम इनको इनका वेलफेयर करना चाहते हैं, ऐसा उनका एक नैरेटिव था हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल चलाने का। तो उस नैरेटिव के अंतर्गत क्या हुआ, लॉर्ड रिपन इन 1882 ही ब्रॉट पंचायती राज एक्ट, ठीक है। ये 1882 में लॉर्ड रिपन ने लाया और इसका आइडिया था कि हम लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश करेंगे, देयर विल बी इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अच्छा, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचिए कि जो उनके ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल, व्हाई वुड दे एवर वांट द पावर टू गो टू सम इलेक्टेड बॉडीज और समथिंग। तो बस ये एक बताने का तरीका था। बट इससे एक चीज जो एस्टैब्लिश होने लग गई कि इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री होने लग गई, और यहां से शुरू हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्योंकि सर सैयद अहमद खान को क्या लगा, क्योंकि वो तो कम्युनल लेवल पे ही सोच रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि अरे हमारी जनसंख्या तो कम है, तो हमारी जनसंख्या कम होगी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो हमारा वेलफेयर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इस लाइन में वो सोचे जा रहे हैं, ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान के बाद उनके जो यू कैन से सक्सेसर्स कौन आए, मोहसिन उल मुल्क यूनाइटेड प्रोविंस के, आगा खान एंड सलीमुल्लाह फ्रॉम ढाका, इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई 1906 में। एंड दिस मुस्लिम लीग दे मेट एज अ डेलीगेशन with Lord Minto. They met with Lord Minto in Shimla in 1906 and kept a demand for separate electorate. अच्छा, लॉर्ड मिंटो ने भी क्या किया, तब तक अंग्रेज समझ चुके थे कि इनको डोमिनेट करने का तरीका यही है कि ये डिवाइड बनाते जाओ और इसको डोमिनेट करेंगे फिर हम, ठीक है, इंडिया को। तो उन्होंने 1909 में एक इंडिया काउंसिल्स एक्ट लाया, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट एक्ट भी कहा जाता है, और आपने शायद जो सुन रखा होगा उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और यहां पर उन्होंने वो ले आए इलेक्शन में कम्युनलिज्म कैसे ले आए कि उन्होंने बोल दिया ओनली मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। और यहां से ही कम्युनल सेपरेशन जो एक आइडिया था वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, ठीक है। अब इसका बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1916 में इसके जब ऑपोजिशन में, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को एक जो रिप्रेजेंटेड जो कांग्रेस मूवमेंट था वो क्या कह रहा था कि भाई वी ऑल्सो रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड क्रिश्चियंस एंड दलित्स एंड एवरीवन इन इंडिया, वी रिप्रेजेंट एवरी सिंगल कास्ट एंड एथनिसिटी एंड रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जस्ट वन रिलीजन, वन कास्ट और वन समथिंग, वी रिप्रेजेंट एवरीवन। और इसलिए कांग्रेस इसके ऑपोजिशन में खड़ी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचे कि मुस्लिम्स का वेलफेयर सिर्फ मुस्लिम लोग ही सोच सकते हैं, ठीक है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक। सो उसमें फिर क्या हुआ, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, this was between लोकमान्य तिलक and मोहम्मद अली जिन्ना who was the representative of Muslim League। एंड इसमें एक गलती क्या हुई, इसमें एक गलती ये हुई कि कांग्रेस डिड एक्सेप्ट द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, टू सिक्योर डिमांड फॉर सेल्फ रूल। लखनऊ पैक्ट हुआ था डिमांड फॉर सेल्फ रूल, स्वराज का जो डिमांड था वो आगे रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ पैक्ट हुआ था, और उसमें कांग्रेस समहाउ वैलिडेटेड द आइडिया ऑफ कम्युनल आइडेंटिटीज। ये एक मुझे लगता है ये एक थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, क्योंकि इसको अपोज करते रहना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो एक माइलस्टोन और आता है इसी जर्नी में, वो है 1922 टू 1922 में खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, इसमें बहुत आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा कि अरे महात्मा गांधी को खिलाफत मूवमेंट चलाना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। उस समय भी जो हिंदू कम्युनिटी थी वो, उनसे बहुत लोग थे जो खफा हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप
जो खलीफा है टर्की का, उसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये बहुत सारी बातें, ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म लेवल अप किया जाता है महात्मा गांधी के अगेंस्ट. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज टू ब्रिंग बैक and was to he was trying कि अगर Hindus stand with Muslim at this point of time, he was hoping they will also reciprocate, and that was why he went ahead with Khilafat movement. Of course Khilafat movement और जो फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, that did not see success. ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा. और इससे फिर से एक जो दोनों साइड पे, देखिए दोनों साइड पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है. हमको सिर्फ मुस्लिम लीग समझ में आता है क्योंकि दूसरे साइड पे कांग्रेस वाज कमिंग अक्रॉस एज अ डेमोक्रेटिक फोर्स, एज समवन हु वाज नॉन कम्युनल इन नेचर. इसलिए बहुत सारे जो अदर साइड पे कम्युनल फोर्सेस थे जो कह रहे थे कि हाँ ठीक है हम भी फिर हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे, वो उनकी वॉइस थोड़ी चेक में रहती थी. ये समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इस टाइप की बेवकूफ़ी, देखिए बेवकूफ़ी अपने आप में एक धर्म है, वो अपने आप में एक रिलीजन है, वो अपने आप में एक कास्ट है, वो अपने आप में एक एथनिसिटी है. बेवकूफ़ का कोई धर्म नहीं होता. बेवकूफ़ हर तरफ होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर कास्ट में होते हैं, हर कहीं होते हैं, हर नेशनैलिटी में बेवकूफ़ होते हैं. ठीक है, तो ये बात हमको दोनों समझनी चाहिए कि ये दोनों तरफ बेवकूफ़ी चल रही थी. फिर 1930 में एक इंपॉर्टेंट इलाहाबाद एड्रेस में मोहम्मद इकबाल, इन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सामने लाया. और यहीं से ही फिर वो जो आइडिया था कि अरे दो नेशन होने चाहिए, एक हिंदुओं का नेशन, एक मुसलमानों का नेशन, ये आइडिया ने यहाँ से जन्म ले लिया. ठीक है, तो देख रहे हैं सर सैयद अहमद खान से 1932 में अब कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. और कम्युनल अवार्ड क्या था कि उन्होंने बोल दिया कि चलो मुस्लिम ही नहीं, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, दलित, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट. और इसका बहुत ज्यादा कड़ा ऑपोजिशन हुआ फ्रॉम कांग्रेस. और फाइनली गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी, इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया 1932 में, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि दलित्स और एससीज जो हैं उनको कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है. They will be able to vote for the candidates who are not necessarily from their caste or their identity. और इसका मतलब ये नहीं है, आप बोलेंगे कि बाद में तो जैसे SC/ST रिजर्वेशन हुआ, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि SC/ST को नॉन SC/ST लोग भी वोट कर रहे हैं ना भाई. ऐसा थोड़ी है कि SC/ST को सिर्फ SC/ST ही वोट कर रहा है. ये जो डिवीजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि उस कास्ट, उस रिलीजन के आदमी को सिर्फ उस कास्ट और उस रिलीजन का आदमी वोट करेगा, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट. तो ये पूना पैक्ट हुआ और फिर इस बात को, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया था, इसको अपोज किया गया और फाइनली इसको नहीं माना गया. फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चलते 1937 में इलेक्शंस हुए 11 प्रोविंसेस में इंडिया में, जिसमें 8 में से 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई. ठीक है, और मुस्लिम लीग परफॉर्म वेरी वेरी पुअरली इन दोज इलेक्शंस. इसी समय अब जिन्ना को लगने लगा कि रिलीजन को सामने लाए बिना दाल नहीं गलेगी. क्योंकि आप सोचिए ना, 8 प्रोविंसेस में मुस्लिम्स ऑल्सो वोटेड फॉर कांग्रेस, correct? Because Congress, as they were saying, that they are representing the entire country, they are not representing a particular religion. ठीक है, और यहां से जिन्ना अपनी लाइफ में खुद में बहुत सेक्युलर नेता थे, बट देखिए पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप पब्लिक लाइफ कैसी है आपकी. और यहां से जिन्ना भी कम्युनल डायरेक्शन में बढ़ गए. उन्होंने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन लिया, वेयर मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, और देखिए आप मुस्लिम, विद इन मुस्लिम कम्युनिटी भी आप देखिए कितने सारे डिविजन्स हैं. देयर इज वन एथनिक डिवीजन, देयर आर सिंधी मुस्लिम, देयर आर बलोची मुस्लिम. जो अभी बलोचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है वो क्या है? ठीक है, दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स बट दे हैव डिफरेंट एथनिसिटी. दे आर बंगाली मुस्लिम्स. जो बांग्लादेश सेपरेशन हुआ बाद में, वो इसी कारण से तो हुआ कि उन पे उर्दू भाषा थोपी गई. वो लोग कह रहे थे नहीं, हमारी आइडेंटिटी तो बांग्ला है, भले ही हमारा रिलीजन अलग है पर हमारी आइडेंटिटी तो बांग्ला है भाई. ठीक है, वैसे ही देर आर पश्तून मुस्लिम्स. Then there are regional divisions within Muslim communities. There are Shia Muslim, Sunni Muslim, Kurd Muslim. बहुत सारे divisions हैं. ठीक है, तो जिन्ना ने सारे divisions को साइड में रखते हुए
सिर्फ एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को बोल दिया कि इस्लाम एक डेंजर में है, ठीक है, इस्लाम डेंजर में है और इसलिए हमको ये एक साथ एक नेशन, अलग नेशन चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल बकवास आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि आप सोचिए पंजाब वाज वन ऑफ द प्रोविंस वेयर सिकंदर हयात खान, इनकी पार्टी ने, दे फॉर्म्ड अ कोलिशन विद अकाली दल एंड दैट वाज बैक्ड बाय कांग्रेस, ठीक है, दे वन द इलेक्शन। एंड देन उधर बंगाल में फजल उल हक ने कृषक प्रजा पार्टी बनाई। अब देखिए किसान तो गरीब किसान है भाई, ठीक है, गरीब किसान का क्या धर्म, वो हिंदू भी है वो मुसलमान भी है, तो उसमें उस पार्टी को दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों किसानों ने वोट दिया, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जिन्ना ऑफ कोर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर उनको पावर चाहिए तो यही एक तरीका होगा। और फिर जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, उस टाइम मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट टू गेन फर्दर फेवर फ्रॉम ब्रिटिश। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें वीक सेंटर और स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस का आइडिया रखा गया, और ये प्लान में फिर कोशिश की गई कि डिवीजन ना हो, पार्टीशन ना हो। एंड देन 16th of August को मुस्लिम लीग डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन डे, और यहां पर फिर एक सिविल वॉर सा छिड़ गया, जहां पे फिर लोग अपने अपने घर, संपत्ति, जायदाद दोनों तरफ से छोड़ छोड़ के पलायन करने लग गए। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। आपको जैसे पता होगा जो कम्युनल रायट्स हुए कलकत्ता में, नोआखली में, बिहार में, तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन थी। आई डोंट थिंक इस पे मतलब मुझे और ज़्यादा एम्फेसाइज, हम सब ने ये पढ़ रखा है, हम सब ने कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई किताब, कोई नॉवेल के थ्रू इसको जाना है। ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी। एक कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स एट दैट टाइम, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। और जो इंडिया के लीडर्स थे वो तो फिर भी इतने डिसबिलीफ में थे कि बहुत समय तक दे केप्ट कॉलिंग इट, दे डिडंट इवन कॉल इट पाकिस्तान, दे कॉल्ड इट इंडिया एंड सेसीडेड पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से 1947 में फाइनली माउंटबैटन प्लान लाया गया माउंटबैटन में, और फिर वहाँ पे जो पार्टीशन है उसको फॉर्मलाइज किया गया, और यहाँ से फिर वो पार्टीशन की रियलिटी एक्चुअल में पार्टीशन का जो एक आइडिया था वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। एंड what I want to again focus on that the seed of it was just the communal idea that only a Muslim representative can think of the welfare of Muslim people. And again you can look at history of last 75 years, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। You can पाकिस्तान की आप हालत देख सकते हैं क्या हुई है, आगे चल के बांग्लादेश सेपरेट हो जाएगा just because of this stupid idea that was from the very beginning undemocratic in nature. हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि how it affected the history of independent Pakistan, what happened after Pakistan became independent, because foundation idea ही गड़बड़ आइडिया था। फिर आगे चल के क्या होगा हम इसको देखेंगे, और इसका फिर कनेक्शन आज की तारीख में क्या है ये भी समझेंगे। आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं बस ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर बताना चाहता था कि ये पार्टीशन, हाउ डिड इट कम टू बी एंड हाउ विल इट डोमिनेट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान इन द फ्यूचर ईयर्स। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।